ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, चलिए तो आज थोड़ा सा बजट एनालिसिस और इकोनॉमिक सर्वे वाली बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि वो उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, मेंस के लिए भी होते हैं, इंटरव्यू के लिए भी होते हैं, प्री के लिए भी होते हैं। इसके अलावा भी आपको एक बेसिक उसकी जो टर्मिनोलॉजी और जो उसके डेफिनेशंस और चीजें होती हैं वो एक बार समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आप इस साल परीक्षा दे रहे हो, अगले साल दे रहे हो, हर साल का बजट इंपॉर्टेंट है। और दो तरह से उसकी स्टडी होती है। एक स्टडी होती है कुशलता के आधार पर कि सरकार कितनी कुशल है बजट बनाने में, और दूसरी आलोचनात्मक स्टडी होती है, क्रिटिसिज्म होता है उसका कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। एक कुशलता ये होती है कि आप कर गए, अच्छे से कर गए, कन्विंस कर दिया आपने जनता को, लोगों को मनाने में कामयाब रहे, आप अपनी बात रख पाए जनता के सामने कि आप क्या करने वाले हैं। तो बजट के माध्यम से जो उद्देश्य पूरा होता है वो खास करके अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के बजट की डिमांड रहती है। जब वैश्विक संकट चल रहा हो तब बजट अलग प्रकार का होना चाहिए। बजट की चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहले बजट के चैलेंज देख लेते हैं हम लोग कि बजट के चैलेंज क्या हो सकते हैं। किसी भी अच्छे बजट के लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं, किसी भी अच्छी सरकार के लिए, गवर्नमेंट को यदि अच्छा दिखना है, अच्छा करना है, तो बजट के माध्यम से क्या कुछ कर सकती है। बजट के माध्यम से एक तो आप देते हो सहायता, सपोर्ट करते हो, सहायता देते हो। दूसरा, आप बजट में प्लानिंग करते हो रिसोर्सेज की, कि आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, आप कहां से धन कमाएंगे, धन कहां से आएगा, जो सहायता देने के लिए धन है वो आएगा कहां से। कुछ खर्च आपके ऐसे हैं जो रेगुलर खर्च हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते हैं, पेंशन है, या ऑपरेशनल खर्च है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, तो वो आपके खर्च यथावत है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें कटौती भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ खर्च ऐसे हैं जिनमें आप कटौती कर सकते हो, और कुछ खर्च में बढ़ोतरी कर सकते हो जहां आपको बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा ये रहता है कि आप अपने सेंट्रल बैंक के माध्यम से कितनी मदद पहुंचाएंगे। सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के माध्यम से आप बजट के अलावा भी कई बार मदद पहुंचा सकते हैं, सरकार की नीयत अगर है तो। और आप ये भी देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में अगर कोई मजबूत स्तंभ है और अर्थव्यवस्था के लिए भी कोई आवश्यक है, और अगर वो घाटे में जा रहा है तो उसको बचाएंगे कैसे, उसकी मदद कैसे करें। तो कुछ बात समझ में आ रही है आपको। बजट के कई सारे अंग हैं। तो अच्छा बजट ये होता है कि वो इन सब चीजों पे ध्यान देता है। कमजोर लोगों को बचा भी ले जाता है, उनकी मदद भी कर लेता है, उद्योगों को भी बचा लेता है, सप्लाई साइड को भी सपोर्ट करता है, डिमांड साइड को भी सपोर्ट करता है। सप्लाई साइड वो होती है जो उद्योगपतियों वाली साइड है, एमएसएमई वाली साइड है। उत्पादन करता, जो उत्पादन करते हैं और बेचते हैं, सेलर जो है, वो सप्लाई साइड है। डिमांड साइड वो है जो खरीदते हैं, बायर्स, नागरिक, उपभोक्ता। तो जो उपभोक्ता हैं, नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, जो कुछ उत्पादन नहीं कर रहे बल्कि खरीदते हैं,
वो मार्केट को चलाने में योगदान देते हैं। इसको बोलते हैं सप्लाई डिमांड साइड, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। तो इस सरकार को कई लोग बोलते हैं कि ये सरकार सप्लाई साइड वालों की सरकार। तो आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे तब आप उस तरह से करेंगे कि डिमांड साइड वाले को कुछ नहीं दिया, सप्लाई साइड वाले को दिया। तो जब आप बजट देखते हैं तो वाकई में कई बजट में आप देखते हो कि SC/ST के लिए इतना, महिलाओं के लिए इतना, विकलांगों के लिए ये होगा, ऐसी कोई लैंग्वेज इस बजट में इस बार आपको देखने को नहीं मिली। तो वित्त मंत्री स्पष्ट थी इस मामले में, बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी वर्ग विशेष को और कैटेगराइज नहीं करेंगे, हम किसी कैटेगरी को कुछ नहीं देने वाले, बल्कि हम पूरे क्षेत्र को देने वाले, पूरे रीजन को कवर करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले कि, और चुनावी साल है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस चुनाव के बाद सरकार अपनी पॉलिसी भी बदलेगी। जो भी परिणाम आएंगे उस हिसाब से वो नई पॉलिसी बनाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है उत्तर प्रदेश वाला कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के भी रखा हुआ है। और पहले 300 से ज्यादा सीट ली थी, तो अब लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि उससे भी ज्यादा सीट आए, पिछली बार जितनी आई उससे भी ज्यादा है, क्योंकि अब तो आपने राम मंदिर बना दिया। तो इसलिए वो प्रतिष्ठा का प्रश्न अलग बना हुआ है। अगर इस चुनाव में अगर कहीं कुछ नुकसान होता है तो सरकार सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि अभी तक जो हम नीति पे चल रहे हैं वो नीति ठीक नहीं है, तो इसलिए यहाँ से दिशा बदलेगी, यहाँ से सरकार अपना रास्ता बदलेगी। हो सकता है एक बजट तो आ चुका है, लेकिन एक सेमी बजट जैसा और कुछ आए, बजट जैसी कुछ घोषणाएं फिर इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी हो सकती है कि आखिर ये हमने बजट में ये सब नहीं किया, उसका नुकसान हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब हमको फिर से ऐसी घोषणाएं करनी चाहिए, यानी गलतियां ठीक करनी चाहिए। तो बजट ये अच्छा है या बुरा, राजनीतिक दृष्टिकोण से इलेक्शन के रिजल्ट पता चलेगा कि जनता को कितना अच्छा लगा, ये इस रिजल्ट में पता चलेगा। तो ये तो हुई राजनीतिक बात। तो हम लोग राजनीतिक, ये चुनावी चैनल जो है चलते रहते हैं टीवी पे, वो उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग इस तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बजट, तीन तरह का बजट मेरे दृष्टिकोण में तीन पक्ष होते हैं बजट के। एक पूरा आर्थिक पक्ष होता है जो आंकड़ों का पक्ष होता है, डिजिट वाला। 39 लाख करोड़ का बजट है, तो 39 लाख करोड़ का आय कैसे होगा और 39 लाख को खर्च कैसे करेंगे, इसका जो ब्यौरा है पूरा, वो बजट है। तो ये आर्थिक पक्ष है, बिल्कुल आंकड़ों वाला पक्ष है। तो आप जब देखेंगे बजट को कि 39 लाख करोड़ टोटल रखा है, तो 39 लाख करोड़ कहां से आएंगे? सबसे पहले खर्च देखा जाएगा। 39 लाख करोड़ का डिजिट निकाल लिया, 39 करोड़ का, और उसके बाद फिर उसका खर्च देखा जाएगा कि हमको खर्च क्या क्या करना है। तो हमको 39 लाख करोड़ खर्च करना, तो अब ये इकट्ठे कहां से होंगे? तो फिर इकट्ठे करने के क्षेत्र देखे जाएंगे कि यहां से इकट्ठा किया जाएगा और यहां पे खर्च होगा। तो एक पक्ष तो ये है, एक तो इसको कहते हैं बजट, जो सामान्य लोग इसी को बजट मानते हैं, और यही बजट है। दूसरा पक्ष होता है बजट का सामाजिक पक्ष। समाज का कितना उत्थान होगा, सामाजिक पक्ष, यानी कि उसमें समावेशी विकास हो रहा है कि नहीं। सामाजिक पक्ष विकास से संबंधित है। सामाजिक पक्ष किससे संबंधित है? विकास से संबंधित है, समावेशी विकास। ये प्रगतिवादी सोच वाला बजट है कि नहीं, इससे प्रोग्रेस होगी कि नहीं समाज की, और समाज के अलग अलग स्तर पर बंटवारा हो रहा है कि नहीं संसाधनों का। जो टैक्स इकट्ठा होगा उसका पुनर्वितरण कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहला पक्ष कौन सा हो गया? आर्थिक पक्ष।
दूसरा हो गया सामाजिक पक्ष, समाज के किन तबकों को, किन लोगों को जो जीवन बिल्कुल निचले स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए क्या है। और तीसरा पक्ष होता है राजनीतिक पक्ष, जिसमें विपक्षी आलोचना करते हैं कि ये खराब बजट है, और जो पक्ष में है वो सारे तारीफ करते हैं कि हमारा बजट सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता। ठीक है, राजनीतिक पक्ष बिल्कुल फिक्स है, उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते। समर्थन में जो पार्टियां होती हैं, जो गठबंधन में शामिल होती हैं, जो सरकार में शामिल होती हैं, वो सब लोग तारीफ करते हैं एक साथ। आपने देखा होगा निकलते ही एक भी व्यक्ति कभी कोई बुराई करता हुआ नहीं दिखता, और विपक्ष वाले कभी तारीफ करते हुए नहीं दिखते। विपक्ष वाले सारे गाली देते हैं कि बिल्कुल निहायत बेकार घटिया बजट है। ठीक है, ये राजनीतिक पक्ष होता है। तो राजनीतिक पक्ष हमको यहाँ पढ़ना नहीं है, हमको दो पक्ष पढ़ने, आर्थिक और सामाजिक पक्ष। अब आर्थिक वाले में भी पढ़ने लायक कुछ नहीं होता। आप अपना कोई भी मैगजीन, मंथली मैगजीन उठाना या अखबार उठाना, उसमें आंकड़े दिए हुए हैं, या फिर बजट डाउनलोड कर लो। इंटरनेट पे उन्होंने ब्रोशर भी दिया है पूरा, और पीडीएफ में भी दिया, इन्फोग्राफिक्स दिए हैं उन्होंने, वो डाउनलोड कर लो तो उसमें डिटेल आ जाएंगे, आंकड़े हैं कहां कहां खर्च होगा। 2015 से पहले अलग तरह से खर्च होता था, 3 प्रकार से खर्च होता था 2015 से पहले। 2015 से पहले एक तो वित्त आयोग की अनुशंसा, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से खर्च होता था। दूसरा खुद योजना आयोग के हिसाब से खर्च होता था, और कुछ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट खर्च करते थे। 3 तरह के खर्चे होते थे, क्योंकि योजना आयोग उपस्थित था, प्लानिंग कमीशन था। तो 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन भी खर्चा करवाता था, क्योंकि वो अनुशंसाएं करता था, रिकमेंडेशन करता था। तो बजट का खर्चा तीन एजेंसियां मिलकर करती हैं, आर्टिकल 280, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। संविधान निर्माताओं ने उसी समय सोच लिया था, 1946, 47, 48, 49, 50 में संविधान निर्माताओं ने सोच लिया था कि केंद्र सरकार जिसको हम कह रहे हैं, वो केंद्र सरकार राज्यों के साथ बंटवारा करेगी कि नहीं धन का। अभी 41% डिवोल्यूशन होता है वित्त आयोग की अनुशंसा पे, 41%। एक समय में 35 के आसपास था, तो 35 से बढ़ाते बढ़ाते 41 तक चला गया। और 41 को भी अभी हम 40 में काउंट करके इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया, संघ शासित प्रदेश, यूटी बना दिया। इसलिए राज्यों का वितरण जब बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर वाला केंद्र के पास रह जाता है, यूनियन टेरिटरी के नाम पे। इसलिए वो 40% दिखता है, लेकिन है वो 41%, बढ़ोतरी वाले क्रम में। तो इसका मतलब है कि बजट राज्यों को ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक ठाक दिया जा रहा है, राज्यों को उनका हिस्सा ठीक दिया जा रहा है, और आने वाले समय में शायद और बढ़ेगा। इसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया, सहकारी संघवाद। तो एक पक्ष तो ये है जो वित्त आयोग के माध्यम से चलता है। दूसरा पक्ष था 2015 से पहले योजना आयोग के माध्यम से। योजना आयोग जो है वो 5 साल की योजनाएं बनाता था, और एक साल के बजट में निर्धारित कर देता था कि इस बार आप 20,000 करोड़ देंगे, अगले साल 18,000 करोड़ देंगे, फिर उसके तीसरे साल में 12,000 करोड़ देंगे। ऐसा करके आप 5 साल में खर्चा करेंगे। और तीसरा खर्चा होता है तमाम मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से। मंत्रालय खर्च करते हैं अपने अपने मंत्रालय के माध्यम से, अपने अपने डिपार्टमेंट के बजट से खर्च करते हैं। लेकिन 2015 के बाद खर्च करने का तरीका बदल गया। एक तो वित्त आयोग के माध्यम से हो गया, और दूसरा मिनिस्ट्रीज के माध्यम से हो गया। वो जो बीच में प्लानिंग कमीशन वाला था वो खत्म हो गया, अब प्लानिंग कमीशन नहीं है। तो खर्च केवल 2 तरीकों से होता है, फाइनेंस कमीशन से और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से। 2 तरीके से खर्च होता है। 2 एजेंसियां हैं जो खर्च करती हैं, 2 तरह की एजेंसियां खर्च करती हैं। तो केंद्र सरकार जो कमाती हैं, टैक्स कलेक्ट करती हैं, ब्याज कमाती हैं, तो खर्चा कहाँ कहाँ होगा। तो अब वो पहले जो गैर योजनागत व्यय और प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और वो सब खत्म हो गया। अब बिल्कुल खर्चा करने का तरीका है कि मंत्रियों को कितना दिया जाएगा, वेतन के रूप में कितना दिया जाएगा, मंत्रालयों को कितना आवंटन होगा, वो उस तरह के खर्चे।
ब्याज में कितना दिया जाएगा? अभी भी हम अच्छा खासा ब्याज देते हैं। 9 लाख करोड़ का ब्याज है, 39 लाख करोड़ का बजट है अभी, उसमें 9 लाख करोड़ का ब्याज, 9 लाख करोड़ हमारा ब्याज में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, मैं सभी क्लासेस में बताता रहता हूं कि जो 9 लाख करोड़ हम ब्याज देते हैं वो हमारे कर्जे पे देते हैं, और कर्जा जो है 95% कर्जा डोमेस्टिक है। हमने ये पैसा लिया हुआ जो है ये डोमेस्टिक है, हमारा खुद के लोगों से पैसा लिया हुआ है। प्रोविडेंट फंड का पैसा है, लोगों ने जो सेविंग अकाउंट खुलवाए हुए हैं उनका पैसा है, एफडी जो जमा है वो, ये लोगों ने बॉन्ड खरीद रखे हैं भारत सरकार के, वो पैसा है, तमाम प्रकार की प्रतिभूतियां, इन्वेस्टमेंट। तो भारत के लोगों ने ही उधार दे रखा है सरकार को। तो 9 लाख करोड़ में से 4%, 5% जो है विदेशी कर्ज है। इसलिए किसी दूसरे, हमारी सॉवरेनिटी के साथ कोई समझौता अभी नहीं है। श्रीलंका का कर्जा देखोगे तो 80-90% चीन का कर्जा है। पाकिस्तान ने अपना कर्जा 90% लगभग चीन से ले रखा है या और दूसरे देशों से ले रखा है। वहां की जनता ने पाकिस्तान की सरकार को कर्जा नहीं दे रखा। भारत सरकार का 95% कर्जा हमारे लोगों का कर्जा, हमारे देश के लोगों का कर्जा। तो सरकार कभी भी क्वांटिटेटिव ईजिंग करके, हेलीकॉप्टर मनी करके, कभी भी नोट छाप के उनको दे सकती है। अगर ज्यादा जिद करे कोई कि तुमको नोट चाहिए, हमारे यहाँ देवास में छपवा लेते हैं, कितने चाहिए तुमको, छाप देते, दे देते, कर लो खर्च तुमको जो करना है। बाकी बहुत जान नहीं खा सकते तुम। ये बिल्कुल देश ढह जाएगा, इकोनॉमी ढह जाएगी या बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो भारत सरकार इसलिए कॉन्फिडेंट रहती है कि कर्जा तो है, 39 लाख करोड़ में से 9 लाख करोड़ हम लोग ब्याज भी देंगे। आप पढ़ लीजिएगा डेटा, लगभग ऊपर की आंकड़े जो है उसमें मिल जाएंगे, 9 लाख इतने हजार करोड़। वो मैं यहाँ थोड़ा सा राउंड फिगर में बात करूंगा, तो वो आप पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप बजट के प्रति मेरे लेक्चर के बाद में आप में इंटरेस्ट जगे और आप उन आंकड़ों को देखें जा करके, और आपको वो चीजें समझ में आए, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपकी बजट के प्रति। 3 तरह की अंडरस्टैंडिंग बताई मैंने, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो सोशल वाले पे मैं फोकस करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा पहले इकोनॉमिक वाली बता दूं आपको, ताकि ऐसा ना लगे कि हम हवा में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम सोशल पे आएंगे। मेन हमारा जो उद्देश्य, हमारे जो प्रश्न आते हैं वो सोशल वाले ज्यादा आते हैं। इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो, और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की भी जरूरत पड़ती है, और वहीं पे आपका प्रशासन का काम भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी वहीं आता है कि आप समाज के अलग अलग तबके तक ये सब चीजें पहुंचा पा रहे हो कि नहीं पहुंचा पा रहे। तो जो खर्चा होगा, मैंने आपको बताया कि बहुत जगह खर्चा होगा। ब्याज में अपनी जगह खर्चा है, फिर तमाम मंत्रालयों को बांटा जाएगा पैसा। ऊर्जा के लिए ऊर्जा मंत्रालय खर्च करेगा, डिफेंस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री खर्च करेगी, एजुकेशन के लिए एजुकेशन वाले खर्च करेंगे, उसमें खर्चा होगा। और जो एस्टेब्लिशमेंट वाले खर्चे होते हैं वो तो होते ही हैं, केंद्र सरकार के अपने खर्चे। फिर ये पैसा सब इतना सारा आएगा कहां से? तो एक तो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, जीटीआर। तो बड़ा हिस्सा तो जीटीआर से आता है, बड़ा हिस्सा तो जीटीआर से आता है। उसमें तमाम प्रकार के टैक्सेस हैं, उसमें डायरेक्ट टैक्स भी आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी आता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह, कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी, और जीएसटी की और एक्साइज ड्यूटी और दूसरी जो कस्टम ड्यूटी की तरह जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? जीटीआर, पूरा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, जीटीआर बनेगा। एक तो वो पार्ट होगा, वो गवर्नमेंट की अर्निंग मानी जाती है, इसको गवर्नमेंट की आय का कहते हैं। जो जीटीआर है और ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? गवर्नमेंट की आय। इसमें कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के पीएसयू जो मुनाफा कमाते हैं, वो जो डिविडेंड लेके आते हैं, उनकी जो अर्निंग होती है।
उसके अलावा गवर्नमेंट ने जहां इन्वेस्ट कर रखा है वहां से जो लाभ आता है, गवर्नमेंट के शेयर जहां जहां है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कहीं अगर जमा कर रखा है और उसका ब्याज मिलता है, मान लीजिए G-Secs लिए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली हुई हैं, बॉन्ड्स लिए हैं और फेडरल रिजर्व के बॉन्ड खरीदे हैं, दुनिया के दूसरे रिजर्व बैंकों के बॉन्ड खरीदे हैं, वहां से अगर कुछ कमाई होती है तो वो सब भी इसमें आती है। तो ये अर्निंग में आता है। और कुछ कहेंगे हम लोग बोरोइंग। गवर्नमेंट ने बोरो कहां से किया हुआ, इकट्ठा कहां से कर रखा है? मार्केट से इकट्ठा करते हैं, शेयर मार्केट के माध्यम से जो इकट्ठा होता है, रिजर्व बैंक के माध्यम से जो कलेक्शन किया जाता है, बॉन्ड बेच करके जो कलेक्शन किया जाता है, बोरो किया जाता है सेविंग अकाउंट से, प्रोविडेंट फंड से। तो तमाम तरह से जो लोग डिपॉजिट करते हैं वो, ये सब मिलकर के 39 लाख करोड़ हो जाना चाहिए। और उधर का खर्चा है वो भी 39 लाख करोड़ हमने तय किया। ऐसा करके गवर्नमेंट ये करती है। लेकिन कई बार गवर्नमेंट एक टारगेट रखती है कि हम थोड़ा सा खर्च ज्यादा करेंगे, उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो अभी हम आएंगे उस फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार के मदद करने के 3 तरीके होते हैं जो पिछले साल देखने में आए, खास करके पेंडेमिक के बाद देखने में आए। मदद करने के 3 तरीके होते हैं। पहला कहलाता है फोरबीरेंस। पहला तरीका क्या आता है? फोरबीरेंस। अंदर से सहायता करती है, हेल्प करती है शायद गवर्नमेंट। क्रेडिट गारंटी टाइप स्कीम होती है, PLIS, प्रोडक्शन लिंक प्रोडक्टिव, अब उसका नाम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव कर दिया। जो MSME है, हमारे उद्योग हैं, जो नौकरियां देने का काम करते हैं, जो जनता को आजीविका देते हैं, उत्पादन करते हैं, GDP में सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे उद्यमों को, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना, इंसेंटिव देकर के सपोर्ट करना, इन्फ्लुएंस, उनको थोड़ा सा सपोर्ट देना, आर्थिक सहायता देना, ये कहलाता है फोरबीरेंस। दूसरा, किसी ने कर्जा ले रखा है या कोई कर्जा लेना चाहता है, बैंक वाला गारंटी मांगता है, तो गवर्नमेंट बीच में आ जाती, कहती चलो ठीक है हम गारंटी लेते हैं, दे दो आप इसको जरूरत है। तो एक मदद गारंटी लेकर के मदद दी जाती। ये रख दिया हमने, यहाँ कार्पस बना दिया, इसमें इतना खाते में जमा करके रख दिया, तुम इस खाते को देखते हुए लोगों को लोन दो, कभी कोई दिक्कत आए तो इसमें से निकाल लेना। अगर आपको लगता है कि ये पैसा नहीं जमा करा पा रहा, ये तो इसमें से निकाल लेना, हम इन्हें यहाँ रख दिया है, इतना पहले से तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी गारंटी। और तीसरी मदद होती है फिस्कल वाली। बजट के माध्यम से जो मदद होती है वो फिस्कल वाली मदद होती है कि आय हमारी कम है, इतनी ही आय होगी, हमको पता है। इस बार गवर्नमेंट ने कहा हम 6.9 का फिस्कल रखते हैं, यानी जितनी हमारी आय है उसका 6.9% ज्यादा खर्च करेंगे, 6.9% ज्यादा खर्च करेंगे, और जनता को दिक्कत नहीं आने देगा। तो ये थोड़ा सा, अभी बहुत सारे एक्सपर्ट को जब मैं पढ़ रहा था, इकोनॉमिक एक्सपर्ट को जो अच्छा लिखते हैं, 30-40 लोग हैं भारत में जो जब भी बजट आता है तो उनका एक ही काम होता है, बस शुरू हो जाना लिखना। तो कम से कम 1 महीने तक वो पीछे पड़े रहते हैं गवर्नमेंट के। तो ऐसे 30-40 लोग हैं, धुरंधर हैं, बहुत काफी दिमाग है उनका। तो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं, 6.9 तो नहीं होगा, ये तो 6.4 होगा, कोई बोल रहा है 6.3 होगा, अब बोले तो 4.5 भी रख सकते थे इस बार, क्योंकि कमाई बहुत ज्यादा होनी है इस बार। तो टैक्स कलेक्शन, इसको बोलते हैं टैक्स बायोंसी, एक टर्म और यूज करिएगा, टैक्स बायोंसी। सरकार तो टैक्स बायोंसी पे काम कर रही है, बल्कि 1.5 से भी ऊपर जा रहा है टैक्स बायोंसी। टैक्स बायोंसी का मतलब जितना आप अपेक्षा कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा टैक्स आ जाता है जीडीपी के अगेंस्ट।
दरअसल जीडीपी के अगेंस्ट टैक्स बढ़ने का एक अनुपात होता है कि जीडीपी अगर इतना बढ़ेगा तो टैक्स इतना बढ़ जाएगा। उस अनुपात में टैक्स और ज्यादा आता हुआ दिख रहा है, जैसा पिछले साल हुआ। तो पिछले साल अभी जनवरी का टैक्स कलेक्शन जब बोल रहे थे कि जीएसटी 1,40,000 करोड़ जा रहा है, तो सब लोगों ने कहा कि ये तो मतलब अभी तक का हाईएस्ट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एकदम बढ़ोतरी, खास करके जीएसटी में। तो जीएसटी में इतनी बढ़ोतरी कैसे? तो फिर इनकम टैक्स वाले, तो ये इसके पीछे आप समझ लीजिए थोड़ा सा। मैंने तमाम क्लासेस में अपनी जगह बताया, जहां जहां जा रहा हूं मैं सब जगह बता रहा हूं। जीएसटी की बढ़ोतरी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अभी जो आप पेंडेमिक के समय में देख रहे थे कि कैश से लोग कम जुड़ रहे थे, कैश के माध्यम से नहीं, एटीएम जाना पड़ता है तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, वहां से आउटबर्स्ट हो सकता है, मतलब कोविड जो है फैल सकता है। तो लोगों ने पिछले 2 सालों में यूपीआई को खूब यूज किया, और यूपीआई को इतना यूज किया, हमारे देश के 130 करोड़ लोगों ने 400 करोड़ बार यूज किया, 500 करोड़ बार दिसंबर 2021 में। एक डेटा है, अभी इकोनॉमिक सर्वे नहीं दिया है, एक पेज है, एक बॉक्स है, जाके पढ़िएगा यूपीआई के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे वाला बोल रहा है कि दिसंबर 2021 में यूपीआई 500 करोड़ बार यूज हुआ है, जबकि देश की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। तो प्रति व्यक्ति जो है कम से कम 4 बार किया उसने। एवरेज हर आदमी ने कम से कम 1 महीने में 4 बार यूपीआई यूज किया। इसका मतलब एक आदमी ने 100 बार भी किया होगा, तो कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो उसमें एडजस्ट हो गया। तो एवरेज क्या निकला? एक आदमी के ऊपर 4 बार यूपीआई यूज करना। और 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए। 8 लाख करोड़ के ज्यादा के ट्रांजैक्शन केवल दिसंबर में। तो ये रिकॉर्ड है, दिसंबर 2021 एक रिकॉर्ड है अभी तक का, ऑल टाइम रिकॉर्ड है, बिल्कुल ऊपर वाला। इसका मतलब यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, केवल ये तो यूपीआई बेस्ड है, ये वाला तो एनपीसीआई सक्सेस हो गया हमारा, यूपीआई सक्सेस हो गया। और खास करके जो पेमेंट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स ज्यादा है, 90%। गूगल पे भी, फोन पे भी सब फॉरेन बैंक्स हैं, पेटीएम भी फॉरेन ही है, क्योंकि जैकमा का उनका है, आंट ग्रुप का है उसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक्स हैं, फॉर पेमेंट बैंक्स, या फिर इंटरनेट बैंकिंग भी आप और जोड़ लो और दूसरे, तो इसका मतलब जो कॉन्टेक्टलेस वाली बात होती है या कैशलेस इकोनॉमी की जो बात होती है, वो तो जंप कर गया, बहुत जबरदस्त जंप कर गया। इसका एक पॉजिटिव चीज यहां निकल करके ये आती है बजट वाले सेक्शन में, कि अगर इस तरह से यूपीआई के माध्यम से, तो इसका मतलब आपने किसी न किसी बैंक को बीच में इन्वॉल्व कर लिया। बैंक को इन्वॉल्व कर लिया मतलब अब डेटा जो है वो सरकार के पास है, क्योंकि जेम है, जनधन आधार मोबाइल से जुड़ा हुआ है। आधार से आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी, एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, और आधार किसके साथ जुड़ा हुआ है? पैन कार्ड से भी जुड़ा हुआ है, और आधार बैंक से भी जुड़ा हुआ है, और आपका एड्रेस भी पता है, नहीं आइडेंटिटी भी आप नहीं छुपा सकते। इसलिए जो आदमी पहले 3 करोड़ का सामान बेचता था और जीएसटी नहीं देता था, क्योंकि 40 लाख से ऊपर जीएसटी लगता है, और वो कहता था मेरा 20 लाख है, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन होता था, और 3 करोड़ का सामान बेच देता था। अब वो 3 करोड़ बेचता है तो 3 करोड़ का जीएसटी लगता है, और जैसे ही वो 3 करोड़ से वो जीएसटी देता है, तो बैक एंड से जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स को चली जाती है कि 3 करोड़ का बेचा है। अब 3 करोड़ के हिसाब से यदि जीएसटी है तो कम से कम 50 लाख तो इनकम है, या 20 लाख, 50 लाख नहीं तो 30 लाख इनकम है, 25 लाख इनकम है। पहले वो अपनी इनकम को 3.5 लाख बता देते थे, 33 लाख इनकम को क्या बता देता था? 3.5 लाख बता के बाहर हो जाता था, और टैक्स इवेडर बन के वो
सरकार को चोट लगाता था। अब वो बोलते हैं भैया 3 करोड़ का बेचा, 3.5 करोड़ का, प्रॉफिट कितना, कमाई कितनी है? बोले साहब कमाई 3.5 लाख, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर 3.5 करोड़ का बेच दिया तो कमाई कितनी, 3.5 लाख हो ही नहीं सकती। 10% तो होगी, 10% इनकम तो तुम्हारी होगी। 35 लाख इनकम तो 30% लाओ, तो 35 लाख का 30% लगभग 10 लाख, 10 लाख जमा कराओ। तो सरकार को जीएसटी भी मिला 10 लाख, 18% तो जीएसटी मिल गया, तो 3.5 करोड़ का 18%। और इधर 35 लाख इनकम बताई तो 10 लाख इनकम टैक्स मिल गया। बढ़ोतरी दिख रही है, मजबूरन बढ़ोतरी हुई। किसकी वजह से? कैशलेस इकोनॉमी की वजह से। और कैशलेस इकोनॉमी इसलिए क्योंकि वो उसकी दुकान पे जब आया तो वो चाहता था कि कैश दे दो तुम मुझे, पर कैश दे दो, पर वो बोलता था कि साहब ये है, तुमने भी ये लगा रखा है मेरे पास भी ये है। आ गया समझ में? तो ये जो ग्रोथ है अब ये और बढ़नी है। तो इसलिए वो जो एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि बड़े बोले हो साहब, इधर जेब भरी हुई है, इधर जेब भरी हुई है, ऊपर की जेबें भरी, अंदर कोट की भी अंदर की जेबें भी सारी भरी हुई है, आप हमको बटुआ दिखा रहे हो और इसमें बोल रहे हो कितना दे देंगे, ये कब निकालोगे? तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये जो घाटा बोल रहे हैं कि 6.9 का होगा, बोले ये सब फालतू बात है। 6.9 का कमाई इतनी भयंकर हो रही है तुम्हारी, जो कभी टैक्स नहीं देते थे वो टैक्स देने लगे, उनसे आप निकाल रहे हो और उसको देना पड़ रहा है। नोटिस चला जाता है ना, उसके नोटिस चला जाता है तो टैक्स देना पड़ता है उसको। तो टैक्स छुपाना आसान नहीं हो गया, अब टैक्स आप गायब नहीं कर सकते, और ये रेंज और बढ़ेगी, टैक्स बेस और बढ़ेगा, टैक्स इवेजन कम होगा, टैक्स बायंसी आएगी, तो फिर आपका जो फिस्कल मैनेजमेंट है उसको तो गड़बड़ाने की अब सवाल ही नहीं उठता। पर सरकार ये सोच रही है कि मैं देखूं अभी 6 महीने बाद मैं दूंगा, इन्हीं का पैसा है, इनको देंगे, वो खा नहीं सकते, ऐसे तो खा नहीं सकते। और कभी दिक्कत आई तो कभी किसानों को खाद समय पे नहीं दे पाए और फर्टिलाइजर की सब्सिडी देनी पड़ गई तो अचानक से किसानों को खुश कर देंगे। इलेक्शन से पहले किसी राज्य में इलेक्शन होंगे तो वहां फिर थोड़े दिन तक पेट्रोल के प्राइस रोक के भी तो रखना पड़ेंगे तब शायद ये मैं पैसे निकालूं, तब उसके लिए काम आएंगे। तो वो अभी वॉलेट दिखा करके बोल रहे हैं इतना है, ये दे देंगे तुमको। तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, बोले ये गड़बड़ कर रहे हैं। इस बार तो सरकार को घाटा ही नहीं है और इस बार तो कमाई बहुत ज्यादा होने वाली है, और वो बता भी रहे हैं तो उसमें बहुत कंजर्वेटिव तरीके से बता रहे हैं। उन्होंने एक लैंग्वेज यूज की, बोले कंजर्वेटिव है, इनके जो अनुमान है वो प्रिजम्पशन सारे कंजर्वेटिव है, यानी बहुत ही नपातुला सोच करके, यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला और थोड़ा बता रहे हैं कि इतना ही होगा इस बार। बड़ा भोलापन आया है सरकार में। और पहला ये बजट देखा होगा कि चुनाव है यूपी का और कोई लोक लुभावन बजट नहीं है, यानी कोई ऐसी बातें नहीं की गई जिससे वोट मिले। बिल्कुल धरातल में उनको मालूम है कि बिल्कुल जमीन पे रहना है, फालतू बात करनी नहीं है किसी भी टाइप, और किसी प्रकार की कोई फालतू घोषणाएं भी नहीं करनी है। बिल्कुल सहज रहना है, सरल बन के रहना है और गरीब बन के रहना कुछ नहीं आने वाला अपने पास, इस बार कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। जब वाकई में आता है तो आदमी ऐसा ही बन जाता है। तो सरकार का फिस्कल मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया, ये और आगे जा सकता है, और क्योंकि कमाई और ज्यादा हो जानी है। रिवाइज्ड वाले में आ जाएगा, अभी ये रिवाइज्ड एस्टिमेट जब आएगा तब उसमें ये सब चीजें रहेंगी, चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं 6.9, एक्सपर्ट बोल रहे हैं नहीं 6.4, कोई बोल रहा है 6.6, गवर्नमेंट के अंदर के भी लोग बोल रहे हैं नहीं 6.6 तक तो हो जाएगा। लेकिन जो एफआरबीएम एक्ट है, थोड़ा सा जाकर के देखिएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जब अपना
बजट भाषण पढ़ती हैं तो टेबल पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर जब अपना भाषण पढ़ती हैं तो टेबल पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो 3 आर्टिकल से जुड़े हुए हैं। पहला है आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 112। यहां मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं उसका क्योंकि हम FRBM में जाने वाले। तो आर्टिकल 112, देन आर्टिकल 13 अनुदान मांगे, अनुदान मांगे, ग्रांट जितनी भी हैं उनकी डिमांड। अनुदान मांगे, ये आर्टिकल 113। एंड थर्ड होता है आर्टिकल 110A फाइनेंस बिल, आर्टिकल 110A फाइनेंस बिल। एंड फोर्थ होता है FRBM एक्ट के तहत 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। एक तो समरी होती है तमाम प्रकार के डेफिसिट की, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट की बात हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट की बात हो, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो, और चाहे वो करेंट अकाउंट डेफिसिट हो, CAD। तो तमाम प्रकार के जो डेफिसिट्स हैं उनकी डिटेल्स होती हैं परसेंटेज, और कंपैरेटिव एक तरह का पिछली बार के बजट से तुलनात्मक अध्ययन होता है। और दूसरा होता है एलोकेशन, तमाम प्रकार के डिपार्टमेंट्स को और उनको कैसा एलोकेशन किया गया उसके बारे में डिटेल। तो बजट का संक्षिप्त विवरण FRBM के तहत वो आता है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इसको लेके आए थे कि सरकारों को फिस्कल रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करके चलना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करके चलना पड़ेगा और बजट को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ऐसे उठपटांग खैरात में बांटने वाला कोई बजट, केवल चुनाव आ रहा है तो सरकार कुछ भी घोषणाएं कर दे, बाद में उसको करेंगे कैसे, कैरी फॉरवर्ड होगा बजट। तो उन्होंने फिर कहा कि जीरो बेस बजटिंग करो, बजटिंग जो करो वो जीरो बेस करो, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड मत करो, इधर गोलमाल मत करो, इस साल के बजट को जीरो मान करके चलो, इसी साल की बात करो। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं हर साल बजट के टाइम बताता हूं, वो है जीरो बेस बजटिंग। तो जीरो बेस बजटिंग का मतलब होता है जीरो मान करके बजट, क्योंकि उसमें क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। पिताजी ने आपको 4000 रुपए दे, आप 4000 रुपए का हिसाब दो, पिताजी ने 4000 दिए, उसका क्या, बोले नहीं पिछली बार आपने 1600 देने थे, आपने 1100 ही दिए थे, तो 500 तो मैंने उसमें दे दिए, है ना, ये पिछले मत बताओ ऐसे करके तो फिर 4000 का हिसाब गड़बड़ा जाएगा। तुम तो अभी 4000 का क्या लेके आए हो, हमने तुम्हें 4000 रुपए दिए थे, इसकी बात करो। इसको बोलेंगे जीरो बेस बजटिंग, पिछली बात नहीं करना कुछ भी। तो तीसरा होता है, एक अगला डॉक्यूमेंट होता है आउटकम बजट। आउटकम का भी पूरा रिपोर्ट रखा जाता है टेबल पे। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार तो लैपटॉप लेके आई थी, वो केवल एक टेबलेट लेके आई थी, तो उसमें ये सब भर के लाई थी लेकिन अगर अलग से कागज फाइल लेके आती तो उसमें ये भी होता आउटकम। उसमें अकाउंटेबिलिटी तय होती है, जिम्मेदारी तय होती है कि हाँ आउटकम क्या मिला, आपने खर्चा कहाँ किया, कितना किया और उसका आउटकम क्या है, तो उसको बोलते हैं आउटकम बजट। जेंडर बजटिंग, जेंडर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज आपने महिलाओं को कितना दिया, टोटल बजट में से केवल महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजना है, कौन कौन सी स्कीम पे खर्च होगा, महिलाओं के ऊपर कैसे खर्च होगा, तो उसको बोलेंगे जेंडर वाइज। जब बजटिंग होती है तो इसको बोलते हैं जेंडर बजटिंग। तो कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आई आपको, आउटकम बजट, जीरो बेस बजट, जेंडर बजट। अब इको फ्रेंडली टाइप बात आती है तो फिर वो उस टाइप की बात आती है, खास करके
इस बार जो हम लोग लेके आ रहे हैं उसमें ग्रीन बजट की बात करते हैं। ऐसे बजट को क्या बोलते हैं? ग्रीन बजट। ग्रीन बॉन्ड की बात आई है ना। तो मैं जितने टर्म्स आज मैं बोल रहा हूं इन सब के ऊपर एक एक पैराग्राफ बनाइए, नोट्स बनाइए। ये सारे परीक्षा में आपको कहीं कहीं दिखेंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS, PLIS, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इन सबको तैयार कीजिए। ग्रीन बॉन्ड वाला तैयार कीजिए, ठीक है। सरकार ग्रीन बॉन्ड हर विभाग से, हर जगह पर, हर मिनिस्ट्रीज में कहीं न कहीं ग्रीन बॉन्डिंग करवाने, खास करके एनर्जी के सेक्टर। जनता, दुनिया के कोई लोग, अमेरिका में भी यदि कोई आदमी बैठा है और वो सोचता है कि मैं इंडिया में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकल रहा है, मैं चिंतित हूं कि वो कोयले पे डिपेंडेंसी कम करे, लेकिन केवल चिंता करने से क्या होगा? बोले नहीं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके पास $5,000 है, $2 लाख है, हाँ तो इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रीन बॉन्ड खरीदो, तो वो पैसा किस में जाएगा? कार्बन एमिशन कम करने में चला जाएगा। तो आप पर्यावरण बचाने का पवित्र काम भी करोगे और आपको वहां से ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। और अभी तो फेडरल रिजर्व ने अपना बढ़ाया नहीं है इंटरेस्ट रेट, अब बहुत जल्दी वो बोल रहे हैं नहीं अब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अब वो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ लेगा तो ये तो हॉट मनी है, तो चला जाएगा, लोग वहां भागेंगे, इंटरेस्ट वहां ज्यादा मिलेगा। अभी हमारा इंटरेस्ट ज्यादा था, इसलिए यहां से फॉरेक्स ज्यादा है हमारा, तो फॉरेक्स रिजर्व, उसमें भी ग्रीन बॉन्ड, ये ठीक है। तो जो मिनिस्टर हैं वो अपने सामने इतने तरह के डॉक्यूमेंट रखते हैं और एक शॉर्ट में बजट एट ए ग्लांस वो रखती हैं, जिसमें बजट को बहुत कम शब्दों में, साधारण शब्दों में समझाया हुआ, और कुछ ग्राफिक्स और इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। तो ऐसा करके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर के पास होते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट बताई। अब इसमें जो FRBM की जो बात आई थी उसी में ये जा रहा है कि अभी तक तो 3.5% तक पहुंच जाना था, या बिल्कुल ही 2% हो जाना था और खत्म ही करो इसको, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों टांगे फिरते हो। लेकिन अभी मैंने बताया है कि मदद करने के तरीके हैं, जनता की मदद करने के तरीके, लोगों के, देशवासियों को कैसे मदद करेंगे। तो फोरबीरेंस, पहला क्या बताया था? फोरबीरेंस, किनकी मदद करना? MSME सेक्टर की मदद करना, ECLGS के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत मदद करना, PLIS देकर के मदद करना, ठीक है। तो इस तरह से सपोर्ट किया जाएगा। और दूसरी मदद दी थी, मैंने बताई थी आपको, गारंटी देके मदद करना, और तीसरी मदद थी फिस्कल तरीके से मदद करना। सरकार अपने पास से ज्यादा खर्च करके मदद दे, सब्सिडी के माध्यम से मदद दे, सहायता के माध्यम से मदद दे, सीधा ट्रांसफर कर दे, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे, उनके खातों में ट्रांसफर कर दे। 3 तरह के ट्रांसफर किए हैं खातों में। महिलाओं को 500 रुपए 3 महीने तक दिए हैं, और वृद्ध, बहुत ज्यादा बुजुर्ग जो लोग हैं, विधवा है, ऐसे लोगों को 1000 रुपया अलग से दिया है। और तीसरा ट्रांसफर किया है किसानों के, किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया साल का, 3 किस्तों में, 2-2 हजार की 3 किस्तों में। तो 3 तरह के ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर पिछले बजट में और पिछले 2 सालों में, खास करके पेंडेमिक के समय। मैं पेंडेमिक के समय के विश्व भर की सहायताओं की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़ा भयावह सच है उसमें। भयावह सच ये है कि दुनिया भर में 3 लाख करोड़ डॉलर का, $3 ट्रिलियन का, $3 ट्रिलियन की सहायता दुनिया भर की सरकारों ने दी है अपने देश के नागरिकों को। दुनिया के समस्त देशों की सरकारों ने $3 ट्रिलियन की सहायता दी है, भारत की इकोनॉमी के बराबर।
भारत की जीडीपी के बराबर सहायता लोगों को मिली है। अभी तो इतनी नहीं है, हमारी 2.7 के आसपास है, लेकिन 3 लाख करोड़ डॉलर। उसमें से 87% जो असिस्टेंस है वो अमीर देशों की सरकारों ने अपने नागरिकों को दिया। कितना? 87% अमीर देशों ने अपने नागरिकों को दिया, जो कि जरूरत किनको है? गरीब देशों के गरीब नागरिकों को। अभी अमीर देशों के गरीब नागरिक कैसे होंगे? अमीर ही होंगे। तो अमीर देशों के तो 87% तो वहां है, बहुत कम। गरीब देशों के लिए, गरीब नागरिकों के लिए बहुत कम। और ये 13% भी बचा हुआ उनके लिए नहीं है, 0.5% है गरीब देशों के लिए, बीच के देशों के लिए। और वो जो तुलना करके बता रहे थे कि 1.5 करोड़ लोग अफ्रीका में गरीबी रेखा के एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए, तो मैं भारत का इंतजार 4.5 करोड़ लोग, पूरी दुनिया में 8 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में गए, उसमें से 4.5 करोड़ लोग भारत में अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में गए, अत्यधिक गरीबी में। ये बहुत भयावह सच है। उस मैगजीन को लोग बहुत गालियां देते हैं, जो भी मैगजीन ये छापती है, भारत के लोग बहुत गालियां देते हैं उसको, खास करके सरकार के लोग, बोले इसने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है, ये है वो है, लेकिन बात सच है। और जो अमीर देशों ने सहायताएं दी है वो $800 तक की सहायता है। अमीर देशों की सहायता प्रति व्यक्ति कितनी पहुंची है? एवरेज $800। और ये जो गरीब देश है इनकी है $5 की सहायता, कैश ट्रांसफर के माध्यम से। ब्राजील का पढ़ रहा था मैं उदाहरण, कि ब्राजील में उन्होंने कहा कि देखो हम ऐसे कैश ट्रांसफर नहीं करेंगे आपको, एक काम करो, अपने बच्चे की स्कूल में अटेंडेंस दिखा दो, स्कूल के अटेंडेंस दिखा दो साल भर की, और बच्चे के हेल्थ पे जो आपने खर्च किए हैं उसके कागज दिखा दो कि बच्चे के मैंने टीका लगवाया, इसमें इतना पैसा खर्च हुआ, बच्चे को दवाइयां दी, बच्चे को डॉक्टर को दिखाया था, इतना पैसा डॉक्टर का खर्च हुआ, इतना दवाइयों का खर्च हुआ, इतना टीके का खर्च हुआ। इस प्रकार की हेल्थ रिकॉर्ड बता दो और स्कूल के अटेंडेंस दिखा दो, हम तुमको कैश दे देंगे। गरीबों को क्या कर देंगे? कैश दे देंगे। तो वो स्कीम सबसे ज्यादा, मैं नाम भूल गया उसका, बताना, ब्राजील की है, आप लोग याद कर लेना। बहुत सारे देश उसकी कॉपी कर रहे हैं, बोले सबसे बेस्ट आइडिया है। तो 5 साल में वहां के लोगों का विकास होता हुआ भी दिख रहा है। कई सारे देश कर रहे हैं, इस तरह की कॉपी कर रहे हैं। कई सारे देश जो है अनुदान देने का काम जो है इस तरह से कर रहे हैं कि आप वाकई में स्कूल भेजो, साल भर अटेंडेंस दिखाओ साल भर की स्कूल की। भारत में तो वो भी नकली बन जाएगी है ना, वो टीचर दे देगा 100% उपस्थित है, पर उसके आधार पे पैसा मिलेगा। इसका मतलब बच्चा पढ़ लिया और बच्चे का हेल्थ चेकअप हो गया, मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक है और बच्चे की पढ़ाई भी हो गई, अब उसको फ्री देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे देश का विकास तो हो ही जाना है। कुछ देशों ने कहा नहीं, हम सामग्री देंगे, क्योंकि पैसा हाथ में देते हैं तो जो रेंट पे जो ओनर है वो आता है और रेंट का पैसा ले जाता है, कोई क्या ले जाता है, पैसा तो गायब हो जाता है, क्योंकि पेंडेमिक है, 1 साल तक वो किराया नहीं देना चाहता, लेकिन अगर उसके हाथ में कैश दे दिया तो वो तो छीन लेगा उस, या उसको कहेगा तुम्हारे पास है तो दो, लेकिन अगर उसको चावल दिया या उसको खाना पका हुआ खाना दिया या उसको ब्रेड दिया, दूध का पैकेट दिया, तो उसको तो नहीं छीन पाएगा, उसको तो उसका बच्चा ही खाएगा। तो हम वस्तु जब देते हैं तो वस्तु बच जाती है, पैसा जो कैश देते हैं तो वो हो जाता है, गायब हो जाता है। भारत के साथ एक ऐसी चीज है कि हमने जस्ट 2016 में 2014 में डिमोनेटाइजेशन से पहले जनधन खाते खोले और उनको मोबाइल से जोड़ा, जेम जनधन आधार मोबाइल भारत के लिए वरदान साबित हुआ।
दूसरे देश ये नहीं कर पाए, तो जिन देशों, चिली ने नहीं किया, कई सारे, पेरू, वो जो साउथ अमेरिका के बहुत सारे देश हैं, जो देश ऐसा नहीं कर पाए उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि कैश ट्रांसफर करने की उनके पास सुविधा नहीं थी, तो कैश लेने के लिए लोग जब आते थे तो कोविड हो जाता था, उनको कोविड हो जाता था। किस चक्कर में? क्योंकि वो कैश लाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो एक साथ पूरी लाइन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती, वो घर जाते थे तो उनके परिवार के सदस्य सब कोविड, उनको कोरोना हो जाता था। भारत में हम लोग आगे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच है, जनधन, आधार, मोबाइल, जेम, और जबरदस्ती खाते खुलवाए थे क्योंकि उनको मालूम था कि सबसे पैसे डलवाने, इसलिए उन्होंने सिलसिलेवार करवाया था। आधार पहले वो मानते नहीं थे, मुख्यमंत्री थे तब आधार को गाली देते थे, लेकिन सरकार में आते ही कहा नहीं, आधार सबसे जबरदस्त चीज है और इससे जोड़ना है तुमको बैंकों को, और सबके हम लोग जनधन खाते खोलेंगे। तो सबसे पहले आई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि आखिर इसकी क्या जरूरत है, पैसे तो हमारे पास है नहीं और तुमको खाते की पड़ी है कि खाता सब खुलवाओ। वो इसलिए खुलवा रहे थे कि फिर जमा कराने पड़ेंगे उसमें क्योंकि डिमोनेटाइजेशन कर रहे थे ना, वो डिमोनेटाइजेशन करने जा रहे थे। अब कोई समझ नहीं पाया उस संकेत कि ये खाता क्यों खुलवा रहे हैं, खाता इसलिए खुलवा रहे थे कि फिर जब कहेंगे कि ये नोट तो आज रात को 8 बजे बंद हो गए, दूसरे दिन जाओगे कि खाते में जमा कराओ, तो खाता भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने मौका दिया पहले कि जिनके पास खाता नहीं है वो खाता खुला, और आधार जो नहीं है वो आधार बनवाओ, उसको फिर जुड़वाओ, इसलिए आखिरी तारीखें दी बार-बार। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के वकील उनको नहीं बता पाते ना, सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में आ जाता, नहीं आधार जरूरी नहीं है। अरे हम क्या करने जा रहे हैं तुमको नहीं पता ना अभी हम तुमको नहीं बता सकते, इसलिए जरूरी है वो जुड़वा उसको, पेन से भी जुड़वा उसको, क्योंकि एक साथ कोई करोड़ों रुपए जमा करा जाएगा तो फिर उसको पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि पेन नहीं होगा तो इनकम टैक्स कैसे पकड़ेगा, तो पेन से भी जुड़वा उसको। तो खाता खुलवाया, पेन से जुड़वाया, आधार से जुड़वाया, अब पक्का हो गया काम। अब तेरे पास जो है आज रात को 12 बजे बाद कैसे भी करके जमा कराओ, दूसरे दिन से जमा कराओ, अब तुम रख नहीं सकते, तो अब ये चलेंगे नहीं। और लिमिटेड टाइम दिया और लिमिटेड लोगों को दिया, और 2000 रुपए लिमिटेड राशि, 2000 रुपए मात्र कर सकते हो, बाद में थोड़ा बहुत घटा बढ़ा करते रहे, ठीक है। और फिर लेके आए जीएसटी, तो इसलिए वो जीएसटी लेके आए थे फिर बाद। अब जाकर के टैक्स बायंसी दिख रही है ना, अब टैक्स कैसे नहीं दोगे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, इसी को बोला था फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। हम वित्तीय रूप से समावेश कर देंगे सभी लोगों, समावेशी विकास का एक चरण है ये भी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये बहुत सोचा समझा एक ट्रैक है, और ये ट्रैक इन्होंने ही बना लिया होगा, मुझे नहीं लगता, ये बनाया होगा मनमोहन सिंह के समय से बन रहा होगा, खुद रघुराम राजन भी इसको बना रहे होंगे, क्योंकि एकदम से आते ही तो इतना कुछ नहीं कर सकते थे, इतने फुर्तीले तो नहीं लग रहे, लेकिन उनका तरीका शायद डिमोनेटाइजेशन का ऐसा नहीं होता जैसा इन्होंने किया। इन्होंने क्रेडिट लेने के चक्कर में, टीवी पे आने के चक्कर में जो है वो 8 बजे ही बदनाम कर दिया। अब सबको डर लगता है रात को 8 बजे से कि कुछ न कुछ लफड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज था, और इसका फायदा अभी पेंडेमिक में ये मिला कि हम उसको रोक पाए, क्योंकि घर बैठ करके काम हो रहा था, किसी को कैश ट्रांसफर करना था, किसी महिला को भी करना था, तो उसका जनधन खाता खुला हुआ था, इसलिए उसको 500 रुपया ट्रांसफर करो, तुम्हारी मर्जी आए जब आप निकाल लो। मोबाइल अगर है तो मैसेज आ गया होगा आपके पास जमा हुआ। किसानों के पास बार बार इतने लाखों करोड़ों किसान, 1.8 करोड़ किसान को गया है, 1 करोड़ 80 लाख किसानों को अगर ट्रांसफर होता है, तो 1 करोड़ 80 लाख किसानों को यदि ट्रांसफर होता है, तो 1 करोड़ 80 लाख किसान यदि बैंकों में जाएंगे, लाइन लगाएंगे और पैसा निकलवाएंगे या एटीएम में घुसेंगे तो भीड़ हो जाएगी। तो आपके अकाउंट में आने का एक मैसेज होगा। तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी तभी सफल होगा ना जब ज्यादा से ज्यादा खाते होंगे। दूसरे देशों में वहां से आउटब्रेक हुए, वहां से लोगों को कोरोना हुआ, और कई देशों ने सोचा कि हम अपने लोगों को कैश बांट दें, लेकिन बांटोगे कैसे?
तो अमेरिका तक इस मामले में असफल था, भारत उससे आगे था, क्योंकि भारत को पता था कोरोना आएगा। ठीक है, अमेरिका के बैंक में नहीं था लोगों का खाता, और उनका यहाँ वो फ्रीडम के नाम पे करवाते भी नहीं। हम क्यों खुलवाएं खाता? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है ना वहां, तो वहां तो लिबर्टी है, हम नहीं खुलवाते खाता। और ऐसे एड्रेस प्रूफ क्यों दें तुमको? तो उनकी सरकार ने उनको ऐसे कार्ड दिए, क्रेडिट कार्ड और ये दिए, पहले से ही फिल करके दिए, उसमें $10,000 $5,000 डाल दिए और का ये कार्ड पकड़ो, इसमें $5,000 है, इसको तुम खर्च कर सकते हो। प्रीपेड वाउचर के तौर पे दिया, प्रीपेड कार्ड दिए पहले से। प्रीपेड मतलब प्रीपेड नहीं कहेंगे उसको क्या बोलते हैं, जो पहले से ही उसमें भरा हुआ होता है, कुछ टर्म है उसका, आप लोग अगर कहीं पढ़ोगे तो मिल जाएगा। पहले से उसमें जमा है पैसा। हाँ, गिफ्ट भी कह सकते हो। तो ऐसे कार्ड बना के दिए। चेक दिए तो उसमें गड़बड़ हो गया, लोगों के घरों पे चेक पहुंचे तो पोस्टमैन और इन्होंने गायब कर लिए, कुरियर वालों ने। बहुत सारे चेक थे, उन्होंने जाके बीच में बना दिया। कार्ड का भी मिसयूज हुआ, उनको मालूम था कार्ड जा रहा है, इसमें पैसा है, तो गायब कर दिया। लेकिन हम लोग जेम वाले थे, तो उसी आदमी के पास पहुंच रहा था जिसको सरकार देना चाहते थे। अब आ रहा समझ में? तो जेम का भी बहुत विरोध हुआ कि ये नहीं करेंगे, राइट टू प्राइवेसी, पट्टा स्वामी केस सुप्रीम कोर्ट का, क्या क्या नहीं है भाई। लेकिन बात यह है कि कभी ऐसी इमरजेंसी आ गई और सहायता देनी पड़ी तो उस आदमी को देंगे कैसे? तो आपके पास दोनों तरह के पॉइंट हुए कि नहीं? पट्टा स्वामी तो पहले पढ़ाया हमने, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा राइट टू प्राइवेसी। नहीं तो हमारा पुराना लेक्चर जाके देख लेना, उसमें दिया हुआ है हमने। तो यही सब टर्म्स जो है आपको मेंस में लिखना पड़ेगी। मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी हो रही है कि नहीं? यही तैयारी, ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो उसके पक्ष विपक्ष में बोलना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपसे क्रॉस क्वेश्चन जब होंगे तब भी तो इसी टाइप से होंगे। ठीक है, तो दुनिया भर के जब आप गवर्नमेंट के और उनके एफर्ट का अध्ययन करोगे ना, तो फिर उसमें चीजें आएंगी। लेकिन गरीबी बढ़ी है, इस बात से सब लोग, भारत में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, सब्सिडी, फूड सब्सिडी दी है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज देना, और 80 करोड़ लोगों ने पीडीएस में भाग लिया है, फूड सब्सिडी का लाभ लिया है सरकार की। और सबसे बड़ी सब्सिडी है, लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास की सब्सिडी, 4 लाख करोड़ की सब्सिडी। सबसे बड़ी सब्सिडी किसमें है? फूड सब्सिडी। 3 तरह की सब्सिडी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दी जाती है। फूड सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड पेट्रोलियम सब्सिडी। पेट्रोलियम लगभग 0 हो गई, 1,500 करोड़ के आसपास आ गई। 35,000 करोड़ थी 2 साल पहले, 3 साल पहले। धीरे धीरे सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी हटाते हटाते इस बार ऑफिशियली उन्होंने 6.6 लिखा है, 60,000 करोड़ लिखा है, 6,000 करोड़ लिखा है, 0.06 लिखा है, लेकिन वो है नहीं होते, 6,000 भी नहीं है, बल्कि 1,500 है। कितनी रहेगी? 1,500 करोड़ सब्सिडी है कुल। 35,000 करोड़ की सब्सिडी से 1,500 करोड़ की सब्सिडी पे पहुंच गए, और ये अगली बार 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगली बार, कोई सब्सिडी नहीं। क्योंकि हमारे देश की जनता में, सोशल मीडिया में लोग आते हैं, बोले आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो योगी ही, चाहे 200 रुपए का पेट्रोल कर दो। तो उन्होंने कहा, बोले ये तो चमत्कार है। ऐसा तो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता कि आदमी की सब्सिडी जा रही है, उसकी चीजें महंगी कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि ये चलेगा। तो सरकार ने कहा ठीक है। तो ये वाकई में मिराकल है। अगर वाकई में मोदी जी की अगर कोई कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए अगर आएगी भविष्य में, मेरे जैसा व्यक्ति अगर कोई लिखेगा कि मोदी जी का क्या योगदान था राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के विकास में, तो एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि राष्ट्र के लिए बलिदान करना सीखो। और लोगों ने खुशी खुशी इन्फ्लेशन को भी स्वीकार किया, महंगाई को भी स्वीकार किया, महंगे पेट्रोल और महंगे डीजल को भी स्वीकार किया, लाइन में लगना स्वीकार किया, परेशानी झेलना स्वीकार किया। उन्होंने कहा राष्ट्र सर्वोपरि है, और ये चीज, ये शिक्षा उन्होंने दी है, युवाओं को भी दी है, लोगों को भी दी है, खास करके सोशल मीडिया वॉरियर को दी है ना। तो ये वातावरण बनाना इतना मुश्किल काम है
50 साल भी लग सकते हैं किसी सरकार को, लेकिन ये वातावरण नहीं। क्योंकि आप किसी आदमी का नुकसान करें, वो बोले कि नहीं, आप किसी को लाठी मारे, वो बोले नहीं बहुत अच्छा, और जोर से मार सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो और जोर से मारे, फिर बोले हंसते हंसते, मतलब बहुत मुश्किल काम है ये कैसे हो सकता है बताओ, कौन करा सकता है ये? उसके लिए देश को माता बोलना भी जरूरी है, भारत माता जैसे। तो कोई इंग्लैंड माता, अमेरिका माता बोलता नहीं है, तो वहां संभव भी नहीं है। वो माता के प्रति प्यार है। तो राष्ट्रभक्ति जो है वो कूट कूट के अब युवाओं में आ चुकी है, और अब इस देश के लोगों से कुछ भी कराया जा सकता है, कुछ भी, उनको आप कुछ भी छीन सकते हो उनका राष्ट्र के नाम पे। ये तो बहुत बड़ा काम है। ये काम किताब पढ़ने वाले, वाकई में जो फॉरेन रिटर्न जो होते हैं हार्वर्ड वगैरह से, अगर कोई आए कि हमको बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो बहुत ज्ञानवान हो, बहुत पढ़े लिखे हों, वो नहीं करा सकते ये वाला काम। ये संभव नहीं है, ये उनके बस की बात नहीं। टीवी पे आकर के बार बार, भाषणों में आकर के बार बार ये भावना भरना, भारत माता की जयकारा जब होता है तो लोग कैसे लगाते हैं उनके साथ, और उसके बाद वाकई में उनको लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ करेंगे थोड़ी लेकिन उन्होंने वाकई में कर दिया। वाकई में फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बहुत नीचे लेके चले गए। वो तो किसानों की लाइन लग गई पिछली बार फर्टिलाइजर के लिए, गांव-गांव में मारा मारी हो रही थी, तो उसको फिर बढ़ाया गया, 1 लाख करोड़ से ऊपर किया उन्होंने, नहीं तो वो भी 70-75 नीचे ले चले गए थे, वो भी धीरे धीरे जीरो। इन्होंने पहले ही कह दिया था हम खैरात में कुछ नहीं बांटेंगे, अब सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं होगा, अब सब्सिडियां सारी जीरो हो जाएंगी। पेंडेमिक में खाने पीने की दिक्कत आई, इसलिए 4.25 लाख करोड़ रुपया का आपको फूड सब्सिडी दे रहे हैं, और 5 किलो अनाज एक्स्ट्रा 80 करोड़ लोगों को देना था। 80 करोड़ लोग फ्री में 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हैं इस देश में। 80 करोड़ लोग, बहुत बड़ी संख्या है 80 करोड़। 130 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज चाहिए, इसका मतलब गरीब बड़े हैं, ऊपर पर पहुंचे हैं गरीब, गरीबों की संख्या बढ़ी है। और सरकार खुद इकोनॉमिक सर्वे में उसको मान रही है, खुद स्वीकार कर रही है कि 80 करोड़ लोगों ने लिया, तो गरीबी तो बढ़ी है। आप 26% गरीबी बोलते थे, तो 130 करोड़ का 26% कितना होगा? 35 करोड़ ज्यादा। तो जहां 35 करोड़ थे वहां 80 करोड़ हो गए, और अत्यधिक गरीबी में और ज्यादा लोग चले गए। 4.5 करोड़ लोग बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। तो ये जो बजट है, ये मैं सोशल वाले पे आ गया हूं। ये कहां आ गया हूं? सोशल वाले पे और फिस्कल वाले पे। सरकार फिस्कली कैसे मदद करती है। तो बजट के माध्यम से ये वाली मदद लेती है सरकार। मैं अभी दूसरे सेक्शन में कल जाऊंगा, मैं अभी थोड़ा सा आज इसी वाले सेक्शन में रहूंगा, कल मैं डिफेंस, एजुकेशन और उन सब के बारे में बात करूंगा। तो आज इसी के बारे में बात करें। रिजर्व बैंक के माध्यम से 2 तरह से मदद ली जाती है। रिजर्व बैंक के 2 काम है। अब एक तो बजट के माध्यम से मदद होती है, दूसरी माध्यम होता है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के 2 काम है, एक सरकार के डेट मैनेजर के तौर पे, एज ए डेट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन्फ्लेशन मैनेजर फॉर पब्लिक। जो आम नागरिक हैं, इस देश के लोग हैं, उनके लिए वो इन्फ्लेशन मैनेजर का काम करता है। रिजर्व बैंक 2 तरह का काम करता है, महंगाई को प्रबंधित करना, महंगाई को मैनेज करना, और सरकार के लिए ऋण का प्रबंधन करना, डेट का मैनेजमेंट करना। तो पिछले 4 सालों में, खास करके पिछले 3 सालों में और 10 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, तो 2 तरह से मदद होती है ना, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल तो गवर्नमेंट का अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे राजकोषीय घाटे के माध्यम से, राजकोष के माध्यम से कैसे मदद करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो मदद होनी है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के दरों में पिछले 10 क्वार्टर से कोई चेंज नहीं हुआ, लगातार पिछले 10 क्वार्टर से कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। सरकार को जितना सपोर्ट हुआ है, जनता को भी हुआ है
ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं, ये नहीं आप कर्जा ले सकते हैं, आप जाके कर्जा ले सकते हैं, आप जाके कर्जा, हालांकि बैंक वाले देते नहीं ये बात अलग है, ठीक है, बैंक वाले देते नहीं, और जिनको देते हैं उनको बुला बुला के देते, उनको बोलते हैं सरकार का फोन आया है, आपको 10% और देना है, आपको ने जो 20 करोड़ ले रखा है 2 करोड़ और दे रहे हैं, आपको ले जाते क्यों नहीं आप? वो बोलता अच्छा फिर फोन आया, बोला अभी फिर 2 करोड़ का हो रहा है, आप आके ले जाओ, वो ले जाता है। सरकार को लगता है कि जिसके पास 20 करोड़ दिए थे तो 500 नौकरियां बनी थी उस जमाने में, अब 2 करोड़ दे रहे हैं तो 50 नौकरियां और बनेंगी। लेकिन वो क्या करता है कि वो विदेश यात्रा बाकी होती है तो वो कर लेता है, बच्चे की फीस जमा करनी तो वो कर लेता है, बैंक बैलेंस और करना है तो वो कर लेता है, और कुछ बड़ी गाड़ी खरीदनी 1.5 करोड़ वाले तो वो खरीद लेता है, उससे नौकरी वोकरी नहीं देता। PLIS प्रोडक्टिविटी लिंक्ड जो मैं आपको बता रहा था, तो PLIS जो बता रहा हूं मैं आपको वो यही तो है। उन्होंने जो 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ एक MSME को बुला करके दिया है, उन्होंने नौकरियां नहीं बढ़ाई हैं। देखिए भारत में 90% नौकरियां MSME देता है, ध्यान रखें। एम्प्लॉयमेंट कभी भी गवर्नमेंट नहीं देता, एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? MSME देते हैं। 90% भारत की नौकरियां सृजित होती हैं MSME के माध्यम से। तो MSME को सपोर्ट देंगे तो नौकरियां बढ़ेंगी। गवर्नमेंट का आइडिया तो ठीक है, बिल्कुल सही है कि MSME को सपोर्ट करो, वो नौकरियां देंगे। लेकिन MSME इंटरेस्टेड है ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स में, इंडस्ट्री 4.0 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वो रोबोट लगा लेगा। जो मैंने आपको बताया था कि जो ओला वाला जो लेके आ रहा है स्कूटर, तो वो ओला वाला जो अग्रवाल है वो बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं 2000 रोबोट लगाऊंगा। तो 2000 रोबोट लगाएगा ना, टेंशन नहीं लेना चाहता। नौकरी देने में एक प्रकार का टेंशन होता है, रिक्रूटमेंट कराना, उसको छांटना, उसकी एग्जाम लेना, या फिर उसका इंटरव्यू लेना, फिर उसको हर महीने सैलरी देना, फिर उसकी तकलीफें देखना, फिर उसका इंश्योरेंस करना, फिर उसके प्रोविडेंट फंड काटना, फॉर्म 16 जारी करना, फिर उसका टैक्स डिडक्ट करना, फिर उसका रिकॉर्ड रखना, फिर उसकी डेथ हो जाए तो उसके बच्चे को नौकरी देना उसकी जगह, परिवार उसके दुर्घटना हो जाए तो उसको मुआवजा दो, 50 तरह के झंझट हैं। और ये बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट है। OPRO रखना पड़ता है, फिर प्रेस वाले, मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं, ये लोग कभी भी हड़ताल कर देते हैं, फिर कंपटीशन होता है। तो आदमी सोचता है मैं CCTV लगा दूं, चारों तरफ रोबोट लगा दूं, ऑटोमेशन कर दूं, ऑटोमेटिक मशीन हो, गजब का प्रोडक्शन हो, अपने आप लोड हो जाए, बस वो ट्रक कंटेनर वाला मामला रहे कुछ, और सीधा पेमेंट आ जाए, कौन प्रॉफिट हो, मैं विदेशों में छुट्टी मनाऊं। ये फालतू का झंझट नहीं, फैक्ट्री जाने की जरूरत ही नहीं, लेबर कोड ये वो के लफड़े, वो लेबर रिफॉर्म अलग चल रहा है उसमें, फिर लेबर का नेता आता है, वो अपनी आंखें दिखा जाता है कि हम ये, तो ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता कोई। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में ही नौकरियां संभावना, और गवर्नमेंट बोल रही कि बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारा तो काम ही नहीं है बिजनेस करना, बिजनेस करने वालों का काम है बिजनेस करें। और वो बोलते हैं कि हम ऑटोमेशन करेंगे, हम रोबोट लगाएंगे, हम ये करेंगे, तो फिर पढ़े लिखे लोग जाएंगे कहां? तो इसलिए PLIS दिया जाता है। तो ये मदद इस तरह से होती है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रिवर्स रेपो और रेपो नहीं बढ़ाया गया। अब थोड़ा सा 10 बार ऐसा हो गया तो अब लोगों को लग रहा है कि अब इन्फ्लेशन पे भी ध्यान दे दो भाई, इन्फ्लेशन तुम्हारी लिमिट से भी ऊपर जा रहा है। जो तुमने डिक्लेयर किया था कि इससे 6 से ज्यादा इधर नहीं होने देंगे, ये तो जा रहा है ऊपर। अमेरिका में भी अब ध्यान देंगे, जब वो पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई चल रही है अमेरिका की। इतना महंगा कभी नहीं था अमेरिका, 100 सालों के, 110 सालों की, बल्कि इतनी जबरदस्त महंगाई। तो भारत में भी महंगाई पे बात जो है अभी रिजर्व बैंक एक काम तो बहुत अच्छे से कर रहा है, डेट मैनेजर। सरकार को ऋण चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो,
G-Secs खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, गवर्नमेंट के और बॉन्ड खरीद लेंगे, ले आओ, हम खरीद लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ने सरकार के बॉन्ड खरीद के सरकार को बहुत सारा पैसा दिया। तो जितनी रिजर्व बैंक की क्षमता थी, पिछले 3 सालों में सरकार की हर बात मानी रिजर्व बैंक ने। क्योंकि शक्तिकांत दास कौन है? आईएएस है, और उनको बिठाया इसलिए गया क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, और रिजर्व बैंक के तो किसी काम के नहीं है, वो गवर्नमेंट के काम के थे। तो उनको कहा कि तुम रिजर्व बैंक के अधिकारी बन जाओ और वहां बैठ करके क्या क्या हमको दे सकते हो इसका ख्याल रखो। उसने यही किया। आईएएस की आदत होती है जी सर करना, और उनका इतना पैसा और मिल सकता है क्या? 60 लाख करो, बोला बिल्कुल मैं कर देता हूं, ये बॉन्ड जारी करो, ये हम खरीद लेते हैं, लाओ, ये कर दिया। तो जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है वो उसका क्या हुआ? वो अब शायद अब इस बार से अगले क्वार्टर से मुझे लगता है रिजर्व बैंक जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उस पर आएगा। तो जो 2 पार्ट है पिछले 3 साल में, वो 1 पार्ट प्ले कर रहा था। तो एक ये भी मदद का तरीका होता है, लेकिन रिजर्व बैंक ने इस प्रकार की कोई मदद पिछले दिनों नहीं की, इसलिए वो ये बजट से बाहर है। मैंने इसलिए सोचा कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूं मैं कि आखिर जनता की मदद सरकार से होती कैसे, सरकार करती कैसे। तो ये तरीका होता है। ये पूरा सोशल सेक्टर में जब हम आते हैं तो इस तरह से होता है। अब यहां कुछ टर्म्स आती हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसपे आपको निबंध लिखना पड़ता है, समावेशी विकास। एक और टर्म आती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो मैंने अभी बताया था। राज्यों के साथ जो डिवोल्यूशन होता है टैक्सेस का, वो सहकारी संघवाद के तौर पे होता है। कैसे राज्यों को पैसों का पुनर्वितरण होगा, टैक्स का पुनर्वितरण, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक गवर्नमेंट का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट में आ जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ में आ जाएगा, सबका साथ सबका विकास। एक आता था पहले सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सोशल सपोर्ट प्रोग्राम जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, पेंशन के माध्यम से, अटल पेंशन योजना के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से, ठीक है। तो सब्सिडी के माध्यम से, तो जितनी योजनाओं के नाम है वो आपको लिखना पड़ेंगे। अन्न योजना, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना पुराना नाम था। अभी इस बार क्या क्या कर दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री कौन सा कार्यक्रम? गरीब कल्याण योजना। यस, झोला छाप उस पे झोले पे फोटो छपाए कि नहीं? यस, वो वाला झोले वाला गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो तमाम प्रकार की जो सब्सिडी वाले कार्यक्रम हैं वो, तो ये सहायता के तरीके हैं, ये समाज कल्याण की तरफ जाते हैं। पीडीएस पुराना नाम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब हम सेक्टर वाइज चलेंगे, अलग अलग सेक्टर वाइज चलेंगे। अभी हम ओवरऑल मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूं कि जहां एक्सपर्ट्स जो है अपेक्षा रख रहे थे प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, कि वो इन चीजों का ख्याल रखेंगे। इस बीच में एक और चीज निकल करके आई है जो हर विभाग के ऊपर एक तरह का जिम्मेदारी देती है, उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत पे भी एक अलग नोट्स बनेगा आपका। हर जगह पर इंडिजिनस कैसे कर सकते हैं, भारतीयकरण, इंडिजिनाइजेशन, हर चीज का इंडिजिनाइजेशन करना। स्थानीय उत्पादन कैसे होगा, स्थानीय उत्पादन पे जोर देना हर विभाग के तहत। पर्यावरण हितैषी, जीरो एमिशन तक पहुंचने की कोशिश करना। अब यह है कि जहां पे भी उत्पादन हो रहा है उसमें फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज हो,
इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, सौर ऊर्जा जनित कार्यक्रम हो, ठीक है, प्रदूषण कम से कम हो, स्थानीय हो। चाहे वो बोलते थे ना वोकल फॉर लोकल, जब बात करते थे कि आपको लोकल के प्रति आवाज उठानी पड़ेगी, उसको मजबूत करना पड़ेगा। विदेशों पे निर्भरता कम हो, हमारी आत्मनिर्भर बने हो, तो आत्मनिर्भर वाला, तो बजट में सारे एंगल आएंगे कि कहां पर ग्रीन की बात हो रही है, यानी कि पर्यावरण के इको फ्रेंडली होने की बात हो रही है, कहां पर स्थानीयता की बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, ठीक है। तो बजट के ये वाले हिस्से। फिर दुनिया भर के जितने इंडाइसेस हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग की बात आती है, या उनमें हम लोग कैसे ऊपर पहुंच सकते हैं, तो इसके लिए खास करके 2-3 लेवल पे काम किए जाने चाहिए। कि अगर किसी को भारत में उद्योग शुरू करना है तो बहुत आसानी से शुरू कर सके, तो ईज ऑफ डूइंग, तो एक नोट्स आपका ईज ऑफ डूइंग पे बनाइए, एक पैराग्राफ पे, एक पैराग्राफ नहीं आधे पेज का बनाइए, बल्कि एक पेज का बनाइए ईज ऑफ डूइंग पे। बिजनेस कितनी आसानी से शुरू हो सकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक बनाइए जेम पोर्टल पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की योजना है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, एंटायरली डिजिटल है ये। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप एक पेज में बनाइए, जेम पोर्टल को। इस बार का होमवर्क समझ में आ रहा है? ये सब के सब प्रश्न आप प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में देखेंगे, चाहे एमपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। आज मैंने जितनी बातें की ना, तो सारी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न। कई बार इकोनॉमी हम लोग ज्यादा नहीं ले पाते क्लासेस, लेकिन जब भी लेंगे तब आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। जेम पोर्टल जो है एक ऐसा पोर्टल है, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ खरीदना है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ खरीदना है, मिनिस्ट्री को खरीदना है, डिपार्टमेंट्स को खरीदना है, लोकल गवर्नमेंट्स को खरीदना है, नगर निगम को, नगर पालिका को, पंचायत को, या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को कुछ खरीदारी करनी है गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में, सर्विसेज हायर करनी है, आउटसोर्सिंग करनी है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, गुड्स खरीदने हैं, कागज खरीदना है, प्रिंटर खरीदना है, मोबाइल की सर्विसेज लेनी है, कंप्यूटर की सर्विसेज लेनी है, सीसीटीवी सर्विसेज लेनी है, वल्लभ भवन में लेनी है, कहीं पे भी, तो जेम पोर्टल पे जाए। गवर्नमेंट अपने आप को जेम पोर्टल पे वो है, और जेम पोर्टल पे आपको सर्विस प्रोवाइडर भी होंगे और गुड्स प्रोवाइडर भी होंगे। जो गुड्स एंड सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो रजिस्टर करेंगे अपने आप को जेम पोर्टल पे जाकर, ऑनलाइन, अपने आधार कार्ड से, उससे बैंक अकाउंट से, उससे जाके रजिस्टर कर लेंगे, अपना खाता भी उससे जोड़ देंगे। अब किसी विभाग को कारपेंटर की जरूरत है, किसी विभाग को कोई सर्विस की जरूरत है, किसी विभाग को कोई प्रोडक्ट की जरूरत है, वो उस पर उसको ऑर्डर करेगी और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उसको रेट भी करेगी, रेटिंग भी देगी, ताकि दूसरे डिपार्टमेंट फिर उसकी रेटिंग देख करके उसको काम देंगे, क्वालिटी देख के। तो उसकी क्वालिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसका इजी एक्सेस, और उसने टाइम पे सर्विस प्रोवाइड की या नहीं की, ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे। जैसे आप लोग प्राइवेट उसमें रेटिंग वाले देखते होंगे, आप किसी की भी सर्विस हायर करते हैं, उसके बाद वो आपसे बोलता है इसमें रेटिंग करो, क्या हमारे आदमी ने ठीक से बात की थी आपसे, क्या हमने टाइम पे आपको पहुंचा दिया था, तो डिलीवरी सिस्टम हमारा ठीक था, ये था वो था, क्वालिटी ठीक थी, कटा फटा तो नहीं था, पैकेज वगैरह। ऐसी रेटिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स करेंगे, जिन्होंने सर्विस ली है उनके ऑफिस से होगा, और ये सब कुछ ऑनलाइन है। और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट भी इसी से होगा। किसी को मशीन बेचनी है तो उस पर मशीन, जिस विभाग को मशीन खरीदनी है वो विभाग वहां जाकर के उससे खरीद लेगा ऑनलाइन। तो कॉन्टेक्टलेस होगा, फेस टू फेस नहीं जाएगा, तो करप्शन के चांसेस बहुत कम हो गए। हालांकि उसको ऑफलाइन करके कर लेंगे वो इसमें भी गुंजाइश निकल आएगी, लेकिन काफी। जेम पोर्टल, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी और क्विक रेस्पॉन्स,
किसी को रात को 8 बजे भी खरीदना है, घर पे चला गया, ऑफिस में छूट गया, क्लर्क को बोल नहीं पाया, अधिकारी सीधा ही बोले कल 11 बजे आकर के ये कर जाना, उसको घर जाके याद आया 8:30 बजे वो ऑर्डर कर सकता है, अपना लॉगिन करेगा पासवर्ड से, उससे सबको लॉगिन पासवर्ड मिलेंगे, हर अधिकारी को, हर कलेक्टर को, हर ऑफिस इंचार्ज को, कमिश्नर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, सबके अपने लॉगिन पासवर्ड होंगे, अपने अपने ऑफिस के उसके पास हैं। उसको सर्विस हायर करनी, पेमेंट करना, गवर्नमेंट उसको पे कर देगी, गवर्नमेंट के खाते से पे हो जाएगा, उसका बीच में पेमेंट में कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट उस एजेंसी के अकाउंट में चला जाएगा। और उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी तो उसमें उन्होंने कर दिया कि 35%, 50% पेमेंट ऐसे कर दो, 15%, 25% पेमेंट ऐसे कर दो, पहले कर दो उसको 10 दिन के अंदर अंदर, और 25% बाकी का पेमेंट जो है आप पहले स्टॉक वेरीफाई कर लो, आपके पास चीज आ जाए, देख लो उसको, और फिर चला के देख लो उसको ठीक से चलती है कि नहीं। रिटर्न पॉलिसी भी है कि अगर ठीक नहीं है और चीज खराब है तो 10 दिन के अंदर रिटर्न पॉलिसी भी है। उसको अगर ठीक करके गया, कोई बिजली आपके यहाँ ठीक करके गया, पेमेंट हो गया उसका, बिजली ठीक नहीं हुई तो उससे फिर उसके पास वो जाएगा रिमाइंडर, इसको तुमने ठीक किया था, ये तो खराब हो गई, और उसी पैसे में ठीक करके जाओ। तो ये तो बहुत कमाल की चीज है। जेम पोर्टल मैंने शॉर्ट, मुझे लगता है आप लिख ही दोगे, 100 शब्द लिखना तो आप इसी में से लिख दोगे जो मैंने बोला यही तो है, वहां जाके पढ़ोगे तो भी यही है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, मेरी इच्छा है कि आप एक पेज में नोट्स बनाओ। जेम, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जेम। बिफोर जेम क्या था और आफ्टर जेम क्या चेंजेस आए। बिफोर जेम कैसे प्रोक्योरमेंट होता था, फैसिलिटीज सर्विसेज कैसे हायर की जाती थी, एंड आफ्टर जेम क्या चेंजेस आ गए, तो उन्होंने बकायदा एक टेबल बना के दिया। तो वो टेबल जो है आप तैयार कर लेना तो आपको काम आ जाएगी। तो इकोनॉमिक सर्वे में मैं चला गया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब असर आने वाले हैं। और डिजिटल इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं, वो यहाँ दिखेगा आपको, डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो कुछ प्रश्न मिले सीधे सीधे, कुछ टर्म्स क्लियर हुई? हाँ, चलिए बचा हुआ कल करते हैं। ठीक, हाँ। और